हमने गुनाह कर दिया मध्य प्रदेश में पैदा होकर। 2 साल तक ऐसा ही नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में ऐसी एग्जाम है जो 10 साल में एक बार आती है। जो व्यापम है वो शिक्षा के दलाल और माफियाओं का अड्डा है। व्यापम गिरोह कैसे हो? ये शिक्षा माफियाओं का गिरोह है, नाम बदल गया है। वीरप्पन का नाम बदल के हरिश्चंद्र रख दोगे, लेकिन वीरप्पन का काम तो डाका डालना है। छात्रों को परीक्षाएं नहीं हो पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं, डिले हो रहा है, तो इसमें गुस्सा आपको दिखता होगा छात्रों को? डिले होना मतलब किसी एक व्यक्ति के सपने को खत्म करना। सरकार के प्रतिनिधि क्या बोलते हैं जब आपने पीएससी को लेकर जब इंदौर में धरना दिया, कई बात हुई इस प्रकार से? सरकार के लोग जो वो बदले में आपसे एक सवाल करते हैं, डाइवर्ट एंड रूल। ये तो शायद हम किसी में तो सिलेक्शन हो जाता। आज वो सारे लोग प्रताड़ित है, वो भटक रहे हैं, वो भटक रहा है, वो सीएम के पास जाता है, वो हर जगह कोशिश कर रहा है कि कोई तो मेरी इस आवाज को सुन ले। डिग्रियां मिल रही, एमए इनकी डिग्रियां आपके पैसों से बिक रही। मंत्री, विधायक या अधिकारी का बेटा, वो तो एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो उसको तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ तो यहाँ ये छात्र क्या कर रहे हैं, इनको जो डिग्रियां मिल रही है इधर खरीद के ला रहे हैं, हमको हमारे घर से उठा लिया गया। कुछ जगह तो ऐसे रास्तों पे लेके जहाँ लग रहा था कि आज अपने को मार ही देंगे। नमस्कार मध्य प्रदेश के साथियों, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार, आपका पक्ष आपकी आवाज। आज हम ऐसे दो युवाओं को आपके सामने लाना चाह रहे हैं जिन्होंने और इनके संगठन ने पूरे प्रदेश को लेके युवाओं की परीक्षा भर्ती घोटाले को लेके या परीक्षाएं नहीं हुई, अधिकार नहीं मिला इनको भविष्य के अपने सपने चुनने का, ऐसे दो युवाओं को हम आपके बीच में ला रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है, उन युवाओं का सवाल है, और मैं समझता हूं कि ये आप दोनों की बात हर युवा की आवाज होगी इस मध्य प्रदेश की। आज इसी बात को लेकर मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर कई परीक्षा भर्ती घोटाले हुए, कई डिग्रियां बिना पढ़े दी जा रही है, सरकारी शिक्षा को छोड़कर निजी शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य किया जा रहा है, धीरे धीरे लेकिन चुपचाप। क्या कारण है, इन सवालों को लेकर आपके बीच में राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ से राधे जाट और रंजीत सिंह जी आए हैं, और जिन्होंने अपने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सड़कों पे भी उतरे। और मैं समझता हूं कि आप लोग, जैसा मैंने आपके बारे में सुना है कि जन संगठन की आवाज भी आप लगातार मजबूत करते जा रहे हैं और जेल भी जाना पड़ा, तो मैं आप दोनों आंदोलनकारी छात्रों से, मैं यही जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। राधे जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप कैसे आपका जीवन, परिवार और किस इस रास्ते पर आए, और युवाओं के लिए आपने संघर्ष का एक रास्ता अख्तियार किया, तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में थोड़ा आप गौर फरमाएं। मेरा जो जीवन परिचय है उसमें अगर देखा जाए तो एक मैं छोटे से गांव, डिगोद देवास जिले का एक छोटे से गांव है, जहाँ जब बचपन था तो सड़कें भी नहीं थी। उस गांव से निकला, मतलब 5th क्लास तक गांव में ही पढ़ा। फिर पापा को था कि इस गांव में कुछ नहीं है तो शहर में पढ़ाया जाए, तो मुझे 6th क्लास में उन्होंने इंदौर मल्हार आश्रम स्कूल में भेज दिया, और मेरा जो स्कूलिंग है 6 से 12 तक मल्हार आश्रम में ही हुआ। आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या, मतलब किसान थे, राजनीतिक परिवार से, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि? मेरी सीधा सा एक गांव का परिवार है जिसमें खेती ही हमारा मुख्य धंधा है। जिस समाज से हम आते हैं वहाँ खेती ही हमारा मुख्य धंधा है। तो राजनीतिक परिवार से हमारा कोई पहले परिचय था, ना ज़्यादा कुछ था। जो भी था खेती के परिवार से निकल कर आए। अच्छा, तो ये रास्ता क्यों चुना आपने? रास्ता इसलिए चुना कि जब हम लोग कॉलेज में आए, और जब सबसे पहला हम लोग जब 2009 में हमने देखा कि एग्रीकल्चर, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, तो 2009 में एक एग्ज़ाम आया था मंडी इंस्पेक्टर का। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो पोस्ट हैं वो सिर्फ बीकॉम, बीए, उनको सबको सम्मिलित किया जा रहा था। लेकिन अगर बेसिक्स आप जाओ तो मंडी में एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ फार्मर्स कम्युनिटी आती। और हम लोग एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है वो यही है कि आप किस तरह से फार्मर की जो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, क्वालिटी को, जो उनका आज इश्यूज़ आते हैं उनको कैसे
क्वालिफाई कर पाएंगे वहाँ पे जाके। तो ये पहली आवाज थी आपकी एक ये युवा क्रांति के रूप में, ये कह सकता हूँ मैं? यस, और ये 2009 में हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक रूम में डिसाइड किया कि इसमें हमको एग्रीकल्चर वाले बंदों को ही एडमिट करवाना है एग्जाम्स में। तो हमने कहा 4-5 लोग बैठे और क्या किया जाए, तो हमने कहा कि यार इसको ऐसे करना। तो सबसे पहले हमने इंदौर में जाके सुबह 9 बजे डिसाइड कर लिया कि अब जाके तालाबंदी कर देते, कॉलेज बंद। जब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट मंडियों में नहीं जाएगा, उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन का मतलब क्या। तो हमने पहला किया और उस दिन हमने ताला लगाया। जब पूरे दिन में हमने ये देखा कि पूरे प्रदेश में बात करना चाहिए, तो हमने पूरे प्रदेश में इसको मतलब पहला आंदोलन इंदौर में किया और पूरे प्रदेश में एक स्वरूप में उस आंदोलन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि युवा जब सिस्टम के में जब अन्याय होता है तो अपनी आवाज को किस प्रकार से वो बुलंद करने के प्रयास करता है, और निश्चित तौर से एक क्रांतिकारी आपका उस समय कदम था एग्रीकल्चर के लिए आपने जो बात की। रंजीत जी, आप राधे के साथी, तो आपके दोनों की कैसे मुलाकात हुई? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने युवाओं की बात को रेखांकित करने का एक ये जो नया प्रारूप स्टार्ट किया है। और पिछले समय हमने देखा है कि विधानसभा में भी जिस क्रिएटिव तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, युवाओं की जो एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर जिस प्रकार आपने सांकेतिक वर्दी के साथ प्रदर्शन किया था, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं की तरफ से। आपने जो सफर का, मैं आज बैठा हूं तो मैं किसी नेता के रूप में नहीं बैठा हूं, मैं एक समाज के एक आम व्यक्ति के नाते बैठा हूं, और एक समाज में जो या किसी समस्या को लेके उस समस्या को कैसे सरकार तक पहुंचाना, इस संवाद के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये सकारात्मक एक जो नया प्रारूप आपने दिया मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है पहली तरह का यह प्रयोग होगा। जो साथ की आपने बात की, तो मैं जो मेरा भी जो स्कूली शिक्षा है, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। देवास जिले में खातेगांव के पास गांव है डाउठा, वहाँ मेरी स्कूली शिक्षा हुई। 11वीं 12वीं मैंने खातेगांव से किया। उसके बाद तैयारी करने के लिए मैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके लिए मैं इंदौर आया। इंदौर आने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ खंडवा में। जब मैं खंडवा में अध्ययनरत था, उस दौरान मुझे एक सूचना मिली कि भोपाल में एक आंदोलन हो रहा है, एग्रीकल्चर की पोस्ट नहीं निकल रही है, इसके लिए एक आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है। तो मैंने मेरे साथी लोगों को बोला, उनने कहा कि अभी तो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं है, रोजगार की बात तो बाद में होगी। तो मैंने कहा कि चलना चाहिए अपने को, यदि कोई अपने लिए बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो वहाँ चलना चाहिए। मैं भोपाल आया और वहाँ जो पत्रकार भवन जो अभी टूट गया है, वहाँ पर धरना चल रहा था। उसके पहले कृषि मंत्री शायद बिसेन जी रहे होंगे, उनके बंगले पे गए थे सब लोग, मैं भी गया था राधे भैया के साथ में, इनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम हो रहा था। और वहाँ से जैसे सरकारें करती है, बिना परमिशन तमाम चीज़ों की बात होकर हमको वहाँ से हटा दिया। पत्रकार भवन में वो प्रदर्शन दिन भर चला। उसके बाद रात में 11, 12, 1 बजे सब लोगों को भर के छोड़ दिया बाहर। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप भोपाल आने का आपने सोचा कि मुझे आना है इस आंदोलन में, 4 दिन 5 दिन आपने इस पर बहुत विचार किया होगा, सोचा होगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे इस आवाज का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसको लेके आपने क्या, आपके 4-5 दिन रहे उस समस्या को लेके? मेरा स्वभाव शुरुआत से ये रहा कि जो चीज़ मुझे गलत लगती है उसके खिलाफ जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। यदि कॉलेज में भी यदि मुझे कुछ चीज़ गलत लगती थी तो डीन के समक्ष जाना हो, क्लास के अंदर आवाज़ उठाना हो, लोगों को उस बारे में जागरूक करना हो, बताना हो कि हमारा अधिकार है। खेल ग्राउंड में यदि घास उग रही है तो ये इसका पैसा आ रहा है। तो मुझे कुछ चीज़ें अपने आप से वो थी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ जाना चाहिए, मैं आया। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ। 2018 के बाद नई सरकार आ गई। सरकार आने के बाद 19 में तैयारी करी मैंने, 20 में तैयारी की, लेकिन पोस्ट नहीं आई। उसके बाद हमने सोचा कि पोस्ट नहीं आ रही है तो अब हमको क्या करना। फिर हमने इंदौर कृषि महाविद्यालय में एक बैठक करी और उसमें तय हुआ कि इस
बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमको आंदोलन करना पहली पड़ेगा। घटना आपकी भोपाल आने की। हाँ, उसके बाद फिर कनेक्शन कुछ समय के लिए नहीं था। भोपाल में मुलाकात हुई आपकी? हाँ, भोपाल में मुलाकात हुई, आंदोलन के दौरान हुई, लेकिन वो उतने डिटेल मुलाकात नहीं थी। फिर जो कृषि महाविद्यालय में हमने 11 फरवरी 2020 से आंदोलन की शुरुआत की, पोस्ट निकले इसके लिए, तो वो 23 दिन हमारा आंदोलन 2020 में चला और उसके बाद लगभग 1000 पोस्ट सरकार ने निकाली और उसके बाद कोरोना काल आ गया। फिर भर्तियां हुई 2021 में, वो भर्तियां होने के बाद उसमें व्यापक घोटाला हो गया। फिर हमने लंबा उसके खिलाफ संघर्ष किया। आपकी बात से लग रहा है मैं आप में दोनों में आग है। राधे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कई अरसों से, कई दशक से छात्र संघ चुनाव बंद है जी, और सरकार ये कहती है कि परिसर में शिक्षा होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव से छात्रों की आवाज बंद हो गई है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि 2017 से छात्र जो है चुनाव बंद हुए और छात्रों से 250 रुपये की वो भी ली जा रही। छात्र संघ चुनाव के लिए हर स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे फीस ली जा रही है और रंगदोदी जो आज भी ली जाती है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट और जो लिंगदोद कमेटी है उसका स्पेशल रिकमेंडेशन है कि छात्र संघ चुनाव कंपलसरी हर सरकार को हर वर्ष करवाना चाहिए। आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आज नेतृत्व नहीं निकल रहा। मध्य प्रदेश में एक युवा नेतृत्व देख रहे हैं जो नहीं आ रहा है। आज अगर जब तक आप राजनीति देखिए, राजनीति हमारी सारी चीज़ डिसाइड करती है। आप हमारी शिक्षा हमारी राजनीति डिसाइड करती है, हमारा स्वास्थ्य हमारी राजनीति डिसाइड करती है। तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? जो देश में आंदोलन हुए वो छात्र, भगत सिंह जी क्या थे? ये पढ़े हुए थे, इन्होंने क्रांतियां कहाँ से लाई? तो छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और छात्र संघ चुनाव सरकार को जल्द, ये एक जो है दबाने की जो इसमें जो चल रहा है अभी, जो 17 से नहीं हुआ, तो इससे ये था कि आप नई लीडरशिप तैयार नहीं होगी तो आवाज़ उठाने वाले ही नहीं रहेंगे। आज कॉलेजेस में देख लीजिए तो वहाँ पे अपनी मनमानी चल रही है। कुलपति अपने तरीके से कॉलेज चला रहे हैं, आप डीन को देख लीजिए, वो अपने तरीके से चला रहे हैं, अपने लोगों को आ रहे हैं। तो एक जो लगता है 17 से पहले से बंद है, पटवा सरकार के समय जब हुए थे आखिरी चुनाव, उसी समय से बंद है जहां तक मेरी जानकारी है। अप्रत्यक्ष हुआ था 17 में। 17। एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि छात्र जहां उसकी आवाज होती है, जहां न्याय के खिलाफ लड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज के अंदर ही उस उम्र होती है कि अपनी आवाज को बुलंद कर सके, समाज को न्याय दिला सके। अगर उस समय उसकी आवाज बंद की जाएगी तो मैं नहीं समझता हूं कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए कोई अच्छे नेतृत्व कर पाते। कई लोग हैं आज हमारे भी समकालीन हैं, कई देखते हैं कांग्रेस बीजेपी के अंदर सब छात्र राजनीति से निकले। तो मैं समझता हूं कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट लिंगदो कमेटी की बात कही है, तो एक बड़ी बात है। ये प्रदेश की शायद युवाओं को नहीं पता था, आपके माध्यम से पहली बार पता चलेगा। और अगर ये चुनाव नहीं होने से युवाओं को क्या असर पड़ा नेतृत्व को लेके? नेतृत्व आज युवा किसके पास जा रहा है? आज आप मुझे बता दी, छात्र संघ चुनाव नहीं होने से साथ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, उनके लीडर्स को कौन पहचानता है? वो इंटरनली आप छात्र जानते ले, पहले लीडर्स निकलते थे, वो युवाओं की लड़ाई रोड पे दिखती थी। जो लोही मतलब इन्होंने भी कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद या लोकसभा आवारा हो जाएगी। आज वो आवारा चीजें हमें दिख रही है। उसका कारण देख लीजिए उसका कारण देख लीजिए कि आज छात्र संघ चुनाव नहीं है तो आज स्कॉलरशिप युवाओं को नहीं मिल रही है। एटीकेटी आज में मतलब इतने हजारों संख्या में अभी हम लोग अभी यहाँ पे इंदौर में डीएवी का ही मामला देख लीजिए, हजारों संख्या में युवाओं को फेल किया जा रहा है और वो गरीब, उनसे और फीस ली जाती है एक मनमानी तरीके से। तो आप समझते हैं कि एक छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की एक ट्रेनिंग की जगह है, एक ग्रीड है, समझ बनाता है। फिर आप दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए ना, आज छात्र संघ चुनाव से राजस्थान में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आज छात्र संघ चुनाव होने से वहां से लीडर निकल रहे हैं, उनके नाम जानने लगे युवा। हमारे मध्य प्रदेश का कौन लीडर है? हम संगठन के माध्यम से समाज उठे तो हमको जानते, लेकिन आज जो एक पार्टियों में से जो निकलने थे, चाहे किसी भी पक्ष हो या विपक्ष पार्टी से, जो संगठन से लीडर निकले, वो आज कौन निकल रहा है? आज हम देख रहे हैं कि जो नेताओं के बेटे, उनके पोस्टर लग जाते हैं, पता ही नहीं चलते कब नेता बन गए और उन्होंने क्या, उनका आप उनको देख लीजिए, उनका कोई संघर्ष भी नहीं दिखता हमको। उनके उल्टे दादागिरियां दिखती हैं। हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, देवास में महाकाल मंदिर में दादागिरियां दिख रही हैं। तो जो एक छात्र संघ चुनाव बहुत ही
मध्य प्रदेश में इसका बहुत नुकसान हुआ और छात्र अभी जो वैक्यूम भी हो गया इसके कारण। आज छात्र राजनीति में कोई नहीं, जो एक या तो आप राजनीति में एक नया संघर्ष देखने को मिल ही नहीं रहा है। सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई, कांस्टेबल की हुई, कई इसमें घोटाले हुए, पेपर लीक हुए। तो आपको लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव अगर होते तो इन परीक्षाओं में घोटाले नहीं होते? घोटाले होते हो ही रहे, लेकिन एक ये चीज थी कि छात्र संघ चुनाव होने से कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज उठती है, तो आवाज बंद हो गई और उसके कारण क्या हो रहा है कि हर अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहा है। आज प्रेशर ही नहीं है ना सरकार पे, प्रेशर क्या, छात्रों को आज छात्रों के उनके जो है बेरोजगार युवाओं को अब आकांक्षी युवा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन जो छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, युवाओं के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि सभी को अधिकार है इस देश में, क्योंकि जब तक छात्र क्रांतियां नहीं होंगी, छात्र राजनीति में नहीं आएंगे, नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हम नए विचार, बिल्कुल सही बात है। इतिहास गवाह है किसी भी देश की क्रांति के अंदर छात्रों की, युवाओं की एक अहम भूमिका रही, छात्र क्रांति। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से SI कांस्टेबल परीक्षा को लेकर पेपर लीक हुए, ये हुए, अगर छात्रों की आवाज बंद कर दी जाएगी तो वो कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपने गौर किया, राधे जी ने कहा। राधे, रंजीत, आप दोनों से मैं समझना चाहता हूं कि वर्तमान जो भर्तियां पेंडिंग है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसको सरल शब्दों में आप बताओ। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं। यहाँ चिकित्सा भर्ती में घोटाला हुआ, कृषि भर्ती में घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ। कितने छात्र सब परीक्षाओं में परीक्षाएं देते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती है? हर परीक्षा में लाखों छात्र बैठते हैं। किसी परीक्षा में 10 लाख, किसी में 15, किसी में 20 लाख, ऐसी संख्या होती है। और मध्य प्रदेश में घोटाले के अंदर भी घोटाला होता है। यदि पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ तो एक घोटाला ये हुआ कि या तो किसी ने 3 तरह से यह चीज़ हो सकती है, या तो आपको पहले से पेपर और आंसर की मिल गई जिसने घोटाला किया उसको, हाँ, या घोटाले का दूसरा तरीका होता है कि उसको रिमोट एक्सेस मिला है, वो अंदर बैठ के कंप्यूटर का केवल माउस हिलाने का काम करेगा, उसका कंप्यूटर बाहर से ऑपरेट होगा, बाहर कोई बैठ के उसके कंप्यूटर से टिक करेगा। जैसे आपके सामने केस आए सामने रिमोट एक्सेस, ये तो पूरे आप देखेंगे तो पूरे जो अलग अलग घोटाले हैं उनका तरीका यही है। 2-3 तरीके होते हैं। में यही पहले जो ऑफलाइन OMR होती थी, तो ऑफलाइन OMR के जो गोले थे उनको छोड़ दिया जाता था और वो व्यापम के अंदर कोई व्यक्ति बैठ के उनको बाद में फिल करता था। तो मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि जो व्यापम है वो शिक्षा के दलाल और माफियाओं का अड्डा है। यहाँ पर पेपर बेचने का व्यापार होता है और मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को ठगा जाता है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जाता है। छात्रों की इतने लाखों छात्र परीक्षाएं देते हैं, आप छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, छात्रों की बात उठा रहे हैं। तो आपके पास जब छात्रों के फोन आते होंगे इस प्रकार से, जैसे अभी आपने बताया कंप्यूटर को लेके कि और कोई एक्सेस करता है या पेपर लीक हो जाता है, तो एक आध किसी छात्र की मुझे बताओ कि ऐसा आपके पास फोन आया, ऐसा हुआ उसने? कल ही एक रिसेंट उदाहरण बता रहा हूँ, अभी कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम्स आने वाला है। इसमें ये आप देखिए कि जो व्यापम है ना, गिरोह है एक बहुत बड़ी का, इसके पास सारी, इसने ये बोला था कि आपकी अगर 10 तारीख को, व्यापम गिरोह कैसे हो? ये शिक्षा माफियाओं का गिरोह है, जहां आज आपका नाम बदल गया है। जैसे आप वीरप्पन का नाम बदल के हरिश्चंद्र रख दोगे, लेकिन वीरप्पन का काम तो डाका डालना है, वैसे ही तो कोई हरिश्चंद्र तो बन नहीं जाएगा। तो इसमें जो ऊपर से जो बड़े अधिकारी है, ये 13 से मामला चल रहा है। देखिए, व्यापम आज छोटा मोटा नहीं, मध्य प्रदेश जाना क्यों जाता है व्यापम के नाम से, कि व्यापम में स्कैम होते हैं, और आज भी वही चल रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हम ठेके मिलते हैं, अभी कोर्ट ने झाड़ा है। अब मैंने आपको एक उदाहरण दे रहा था कि कल परसों मेरे पास एक मामला आया था कि मेरी 10 तारीख को मेरी एग्जाम्स है, तो इन्होंने बोला था
व्यापम ने कि आपको 2 दिन पहले उसका सेंटर पता चलेगा, लेकिन आप देखिएगा कि सभी का सेंटर, जिसकी 15 तारीख को भी एग्जाम है, उसका आज ही दिखाने लग गए सेंटर। उससे क्या हो रहा है कि वो बच्चों का सीधा सीधा, कल कलेक्टर पे उसका धरना प्रदर्शन भी हुआ था, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि आज ही जिनको सेंटर पता चल गया, ये तो रिमोट एक्सेस से वहां जाके जो उसके गिरोह में जो काम करते हैं या जो व्यापम के लोग हैं या अधिकारी, ये सब मिले हुए हैं, ये जाके वहां पे उसको सेट कर लेंगे। आपको सिर्फ माउस हिलाना है, जो पैसा जो भी 10-15 लाख रुपए हर परीक्षा का एक फीस मतलब पैसा होता है पोस्ट का, उस हिसाब से करते हैं। तो आप दो दिन पहले की जगह आज ही उसको पता चल गया सेंटर सामने वाले को, तो वहां सेटिंग कर रहा है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा नमूना, एक रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और फिर इसमें अलग है, फिर एक आपने देखा होगा कि हमने पटवारी घोटाला उजागर किया। एग्रीकल्चर में कृषि विभाग का व्यापम घोटाला 2 नाम दिया था हमने। व्यापम घोटाला 2 में देखेंगे तो एक क्षेत्र विशेष के लोग थे, एक जाति विशेष के लोग टॉप 10 कर गए। और इसलिए हम एग्रीकल्चर को ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि हम उसके जड़ तक जानते हैं, एक एक बच्चे को जानते हैं। तो जो 10 साल फेल हुआ, कितने छात्रों ने उसमें परीक्षाएं दी एग्रीकल्चर में? उसमें लगभग काफी छात्रों ने, अब आंकड़ा तो 2021 22,000 थे। 11-12 फरवरी को एग्जाम हुई थी। पद कितने थे? 800-900 पद थे, जिसमें 72 पद थे एसएडीओ के और 800 कुछ पद थे आरईओ के, रूरल एग्रीकल्चर ऑफिसर के। उसमें जो सेम पटवारी में हुआ, उसी पैटर्न का घोटाला हुआ था। उसमें 200 में से आप कल्पना करिए, जो टॉपर थे उनके 192, 193, 190 नंबर, और ग्वालियर के एक ही सेंटर, जिस सेंटर से पटवारी का घोटाला हुआ, वहीं से टॉपर निकले। जब हमको जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो कंप्यूटर पे मार्क्स दिख जाते हैं, तो हमारे पास फ़ोन आया, मार्क्स आ जाते हैं, कितने नंबर आपने, कितने क्वेश्चन अटेंड करे और आपके संभावित नंबर कितने आ सकते हैं। थोड़ा बहुत जब रिजल्ट आता तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारे पास फ़ोन आया कि ग्वालियर सेंटर में 194 नंबर आए हैं, 190 आए हैं, आपके यहाँ कितने नंबर आए हैं। तो हमने पता कराया कि कौन लोग हैं। तो हमने जब देखा, वो हमारे सीनियर थे, हमने उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा। उन्होंने 4 साल की बीएससी एजी को पास करने में 6 साल लगाए। कोई मैथ्स से सब्जेक्ट में 6 बार फेल हुआ और परीक्षा में नंबर आ गया उसका। मैथ्स में उसका टॉप था, मतलब वो इधर 25 में से 25 नंबर लेके आए। और जब उसका आंसर की आया तो हमने उन लोगों का देखा, तो जो 3 सरल क्वेश्चन थे जो किसी ने गलत नहीं किए, व्यापम ने गलती से उन तीनों के गलत उत्तर दे दिए और उन टॉपरों ने भी उन्हीं गलत उत्तर को चयन किया। इससे ये सिद्ध हुआ कि उनको पहले से आंसर की मिली थी, उन्होंने केवल रट्टा मारा और वो के वही गलत चीज़ लगा के आ गए। उसके बाद जब बहुत हमने आंदोलन किया, इंदौर में धरना प्रदर्शन हुआ, ग्वालियर में, जबलपुर, सब जगह, तो आखिर में सरकार ने माना कि हाँ, ये पेपर लीक हुआ है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र वो एग्ज़ाम थी जो सरकार को रद्द करके दोबारा करानी पड़ी। अच्छा, पेपर लीक हो है, छात्र जब अपने सपने देखता है कि मुझे एज लिमिट में, कब इसको डर रहता है, चिंता रहती है कि मैं इसके बाद परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। इसको लेके जब छात्रों को परीक्षाएं नहीं हो पा रही या पेपर लीक हो रहे हैं, डिले हो रहा है, तो इसमें गुस्सा आपको दिखता होगा छात्रों में? छात्रों में दिखता, देखिए, डिले होना मतलब किसी एक व्यक्ति के सपने को ख़त्म करना। उदाहरण के लिए, मैंने किसी कोर्स में प्रवेश किया, 3 साल का मेरा कोर्स है, 4 साल की मेरी डिग्री है। और जब मैं कोर्स में प्रवेश लेने के समय मैंने सोचा कि मुझे एसआई बनना है। मैंने 3 साल अपनी डिग्री कर ली और उसके बाद 3 साल तैयारी कर ली, और मुझे पता चल रहा है कि 9 साल तक एसआई नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में ऐसी एग्ज़ाम है जो 10 साल में एक बार आती है, 6 साल में एक बार आती है। तो मुझे तो अवसर नहीं मिला। मेरे घर का आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 6 साल तक तैयारी करने के बाद और 3 साल तैयारी कर सकूं। और इन चीज़ों से केवल छात्रों का नुकसान नहीं हो रहा है, निराशा भी है। नहीं, इसका देखिए, सबसे पहला जो नुकसान जो डायरेक्ट हमको दिख रहा है छात्र का, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कृषि विभाग में 12,000 पद हैं पूरे प्रदेश में। अब उस 12,000 पद में से 6,000 पद खाली पड़े, तो सबसे पहले नौकरी नहीं निकलने का तो कृषि छात्रों को नुकसान हुआ। लेकिन जो 6,000 पद खाली पड़े हैं, तो जो ग्राउंड लेवल के जो सरकार का अमला है वो तो खाली है। सरकार भोपाल में बैठकर कोई भी योजना बनाएगी तो ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी लेके जाना है वो तो ले जा ही नहीं पा रहे हैं। किसान की जो आय बढ़ाने की बात हो रही है, जब उनको कोई टेक्निकल सलाह देने वाला व्यक्ति नीचे अमला होगा ही नहीं, तो उनको टेक्निकल सलाह कैसे मिलेगी? कभी सरकार के जनप्रतिनिधियों से आपकी बात हुई, सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई इस बारे में कि नौकरियों को लेके कि पद खाली पड़े हैं, इतने पद है हर विभाग में, मेरे ख्याल से होंगे खाली? बिल्कुल है। तो
सरकार के प्रतिनिधि क्या बोलते हैं जब आपने पीएससी को लेकर जब इंदौर में धरना दिया, कई बात हुई इस प्रकार से? सरकार के लोग जो उनसे आप सवाल करो तो वो बदले में आपसे एक सवाल करते हैं, डाइवर्ट एंड रूल, आपको मुद्दे से भटकाना। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि सर इतने पद खाली, नौकरी का बोला कि सरकारी नौकरी निकालिए, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप पीएससी में 110 पोस्ट निकाल रहे हैं, 3-3 4-4 लाख लोग उसमें एग्जाम दे रहे हैं, इतने पूरे मध्य प्रदेश में 110 पोस्ट से क्या होगा? जवाब आता क्या, सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगी? सरकार सबको सरकारी नौकरी कैसे दे सकती है? हमारी सरकार तो आत्मनिर्भर बनाने पे काम कर रही है, युवा उद्यमी बनाने पे काम कर रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार के पास किसी विभाग में, मान लीजिए गृह विभाग में 1 लाख पद है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1 लाख के 5 लाख कर दीजिए। हम तो केवल ये कह रहे हैं जो खाली पद पड़े हैं, लेकिन वो आम जनता के सामने क्या पेश करते हैं कि सरकार सबको नहीं दे सकती। तो केवल मुद्दे से भटकाना और अपना ईगो, एक ईगो की भी समस्या है। जब आप सरकार से कुछ मांगने जाते हैं तो उनको लगता है कि यदि ये काम अभी कर दिया तो इनको क्रेडिट मिल जाएगा। ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब पद खाली है तो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, किसी भी विभाग में हो सकते हैं, स्वास्थ्य में हो ना, सरकार उन पदों को भरना देना चाहती है, आप जो कहना चाहते हो, तो लाभ कैसे मिलेगा प्रदेश की जनता? हाँ, यदि शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं तो गांव में बच्चा पढ़ेगा क्या? और आज गांव का जो गरीब किसान आदिवासी का बच्चा है, उनकी पीढ़ियों से वो मजदूरी करते आ रहे हैं, उनका जो चक्र बना हुआ है, पिताजी बंधुआ मजदूर थे, बेटा बंधुआ मजदूर, यदि उनको उससे बाहर निकलना है तो एकमात्र उनका साधन है सरकारी स्कूल। किसी की में ये बताओ कि जिसकी ओवर एज लिमिट हो गई और जो सपने देखता रहा, कई सालों से परीक्षाओं में बैठता रहा और वो नहीं कर पाया, ऐसे किसी की आपको लगा कि, ऐसा बताओ जो व्यक्ति जिसको आप जानते हो, जिसने आपको पूरी कहानी बताई है कि मेरा पढ़ने लिखने के अंदर पूरा समय चला गया और मैं नहीं कर पाया, उसके सपने पूरे नहीं हो पाए उस छात्र के। मेरा एक जो है सतना का एक है जो हमारे संगठन से भी जुड़ा रहता है हर संगठन में, तो वो रजनीश पांडे है। उसका फोन आता है कि सर हम बाहर हो गए अभी, हमारी क्या गलती है? 2017 कांस्टेबल एसआई भर्ती, यस अभी की बात कर रहा हूँ, 2017 में एसआई भर्ती आई थी, उसके बाद अब आ रही। हमने पूरी तैयारी की, हमने सारा चीज़ें, इन्होंने अभी 1 जनवरी 25 तक इनको एज इतनी आपने मांगी है और उस एज से ये 3-4 महीने ऊपर हुए बस, उसके कारण वो बाहर हो गए। अब वो उनके ऊपर अब मेंटली प्रेशर है, वो मतलब हमसे बात करते तो ये कहते हैं कि हमारी क्या गलती, हमने तो तैयारी की थी। आप अगर 17 और 18 में भी एग्जाम्स लेते या आप 24 में भी ले लेते तो शायद हम किसी में तो सिलेक्शन हो जाता। आज वो सारे लोग प्रताड़ित थे, वो भटक रहे हैं, वो भटक रहा है, वो सीएम के पास जाता है, वो हर जगह कोशिश कर रहा है कि कोई तो मेरी इस आवाज़ को सुन ले। अब वो कोर्ट के माध्यम से गए हैं, कोर्ट में भी सुनवाई और अब एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप बताइए कि मतलब उस युवा की क्या, उसकी क्या क्या प्रताड़ना है? एक तो उसका इधर हो नहीं रहा, फिर उसका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, एक मानसिक प्रताड़ना हो रहा, वो किसी भी एग्जाम में बैठ ही नहीं पा रहा। तो वो उस रजनीश ने क्या किया था ऐसा? उसका कोई गुनाह नहीं था ना, वो तो सरकार पे भरोसा। और आपकी सरकार, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, किसी ने, युवाओं ने ये नहीं डाला कि आप 1 लाख नौकरी दो। इन मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बोल रहे कि आप 2.5 लाख दो। आप ही गला फाड़ते हो कि हम 1 लाख देंगे, हम 2.5 लाख देंगे। हमने, किसी ने भी, युवा ने आपसे कभी किया आंदोलन कि हमको पद दो? आप आपकी घोषणाएं करते हो आपकी सरकार में कि हम देंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट करती कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो नौकरी आप ही बता रहे हो, हमने रास्ता नहीं बताया। और जब हम उस रास्ते पे आपसे सवाल करते हैं तो आप हमको या तो आंदोलन जीवी कह देते हो, हमें कुछ भी कह देते हो। लेकिन ये युवाओं का, आज वो फाइनेंशियल लॉस में आप देखेंगे उस युवा का, वो अब कोर्ट में, एक तो एज, अगर ये एग्जाम में बिठा दिया कोर्ट ने, अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं तो ये सरकार तो सुनने वाली नहीं है। और ऐसे जनरल सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ तो बहुत ही तरीके से हुआ कि उनको, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही इस एग्जाम में। तो ये एग्जाम्स क्या, जिसमें युवाओं के सपने, और आप ये देखो, एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करने का एक बहुत ही अच्छा ये सरकार ने रास्ता निकाला है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट। लेकिन आप छात्रों की तो ये मांग है कि नई जो खाली पद है उनको भरा जाए, तो वही भरा जाएंगे तो मेरे लगता है कि पद में भर्तियां हो जाएगी तो सभी को रोजगार मिल जाएगा। मैं 40 लाख रजिस्टर्ड
मतलब इनके हिसाब से आकांक्षी विभाग आपका सुझाव अच्छा है, सरकार को मैं समझता हूँ 43 विभाग हैं। अगर हमने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था और इंदौर से भोपाल में हमने 2022 में यात्रा निकाली थी, भर्ती सत्याग्रह, और एक ड्राफ्ट तैयार किया था, चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया था कि किस तरह से आप जब बात कर रहे हो तो हर साल 10-10% पद भरिए, आप एक साथ मत भरिए खाली पद, आप पद भी मत बढ़ाइए। जब आप पद ही नहीं भरोगे, टोटल कितने पद खाली हैं अभी 3 लाख के लगभग पूरे प्रदेश के अंदर हर विभाग को मिला के? आपका शिक्षा विभाग को मैं अलग मानता हूँ, ये 3 लाख है, इसमें जो है 1 लाख तो वर्ग 1 में पद खाली हैं और वर्ग 3 में 2 लाख पद खाली, ये अलग है। और ये वाले जो हैं, जो कृषि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग और ये सब, और आपका हो गए, हाँ, नर्स के हो गए, गृह विभाग। अब इसका कारण ये हो रहा है कि मैंने एक इसमें गाँव, हमारे बीच में काफ़ी लोग आते तो बात होती कि बोले पद क्यों भरना चाहिए। एक क्षेत्र की एक पॉपुलेशन मेरी 140 करोड़ होती जा रही है, आज मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7-8 करोड़ थी। जब ये पद क्रिएट किए गए थे, जब मध्य प्रदेश बना होगा तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन बढ़ी है। तो मुझे बताइए कि मुझे अगर पद भी बढ़ना चाहिए और अमला क्यों नहीं चाहिए? अगर सिस्टम को आपको ठीक करना, आप बोलते हो कि इंदौर में चेन स्नेचिंग हो रही है, आप कह रहे हो महिलाओं के साथ छेड़खानी, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास वहाँ पे स्टाफ नहीं है, एमवाई में बच्चों के आदिवासी, स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमारे पास नर्सें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर सरकार क्यों नहीं बनना? सरकार, ये आपका कहना है? हाँ। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि राधे की बिना क्लास, बिना परीक्षा के जिस प्रकार से बाजार में गोरख धंधा चल रहा है, डिग्रियां बेचने का, डिग्री छात्र लेता है, तो जो ईमानदार छात्र है, जो इस सिस्टम के कारण उनको नुकसान हो रहा, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हमने गुनाह कर दिया मध्य प्रदेश में पैदा होके, वो इसलिए वाकई में गुनाह है उनके लिए। वो यही बोलते कि हम ऐसी जगह पैदा होते जहाँ कुछ तो होता। आज डिग्रियां मिल रही, एमए इनकी डिग्रियां आपके पैसों से बिक रही। आज एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश की खत्म हो गई। आप आपके क्षेत्र में या मेरे क्षेत्र में चला जाए, एक 12th वाले एक स्टूडेंट को आप एक एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, वो भर नहीं पा रहा है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर खत्म कर दिया ना, प्राइवेट सेक्टर, जो जिनके अच्छे पैसे वाला बच्चा है या जो कोई मंत्री, विधायक या अधिकारी का बेटा, वो तो एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो उसको तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ तो, यहाँ ये छात्र क्या कर रहे हैं, इनको जो डिग्रियां मिल रही है वो इधर खरीद के ला रहे हैं, और पैसे वालों के आज अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। पहले हम अखबारों में सुनते थे कि यूपी बिहार में इस प्रकार से होता था, अब मध्य प्रदेश में होने लग गया। आपका ये बिल्कुल, मध्य प्रदेश में डिग्रियां बिक रहे हैं। आज ये जो आप बहुत सारे, आप पुलिस विभाग में बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं, हम जब हमारे आंदोलन होते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं यार हमारे यहाँ भी फर्जी आए यार, इनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, तो डिग्रियां तो क्या, नौकरियां भी मतलब खरीदी जा रही हैं, 15 लाख 50 लाख अलग अलग प्राइस है, तो डिग्रियां भी वैसी खरीद रहे हैं। आज बीएड और डीएड का क्या औचित्य है? आज आपने एक गोरख डिग्रियां कितने में मिल जाती है? अगर आप किसी अगर कॉलेज की डिग्री की बात करें, अपन किसी ग्रेजुएशन की डिग्रियां तो अलग अलग डिग्री का अलग अलग दाम है। फिर भी यदि कृषि विभाग की आप जाएंगे, और मिलने का एक दूसरा इसका कारण है कि यदि किसी छात्र ने प्रवेश लिया और उसकी क्लास नहीं लगी और उसकी डायरेक्ट एग्जाम हुई 3 साल, और 3 साल बाद उसको डिग्री मिल गई, तो ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यापार हुआ ना, क्योंकि उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। डिग्री लेता है, जैसे कृषि विभाग की, अगर आपने बोला है कि एग्रीकल्चर की अगर ग्रेजुएशन कर रहा, तो कितने में फर्जी डिग्री मिल जाती है उसको? ये फर्जी डिग्री अलग अलग जगह हैं, लेकिन उसका जो चार्ज रहता है 80,000 रुपये ईयर का जो चार्ज रहता है उसको देना पड़ता है, तो बिना क्लास जाए भी वो डिग्री मिल जाती है। नर्सिंग कॉलेज का आपने इतना बड़ा भी, बगैर पढ़े लिखे उसको डिग्री, अगर एग्रीकल्चर की डिग्री 4 साल की एग्जाम देनी पड़ेगी, बस 80,000 रुपए, तो 4 साल की आपको 3,20,000 में बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा आपको प्राइवेट कॉलेज। ऐसे नर्सों में भी होता है? बिल्कुल। नर्सों में क्या रहता है? वही जो फर्जीवाड़ा भी निकल के आया था, नर्सिंग घोटाला, उसी का एग्जाम्पल था कि जिनको मान्यता नहीं थी वो कॉलेज चला रहे थे, और जब कॉलेज चला रहे थे तो उन्होंने डिग्रियां नर्सों को बांट दिया, जिनको ना उनका एग्जाम्स हुआ, उन्होंने के पास पैसा था, उन्होंने पैसा दिया, और फिर आदमी को लगता है कि मुझे तो कमाना है तो वो डिग्री मिलने से भी बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। यदि मैं आपको बताऊं कि कृषि महाविद्यालयों को में आप देखेंगे तो जहाँ पर रिसर्च का काम होता है, जहाँ पर नई नई वेराइटियाँ रिलीज होती है जिससे किसानों का भला होता है, जहाँ पर नई नई कृषि यंत्र और तकनीक निकलती है जिससे किसानों को खेती में सुविधा होती है, वहाँ अभी जाके देखेंगे आप तो HOD जो सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं उसके आधे पद खाली पड़े हैं।
वहाँ पर जीआरएफ और एसआरएफ से आने वाले लोगों के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है और उनके आधार पर ही पूरा कॉलेज चला जा रहा, क्योंकि नए पद जो प्रोफेसरों के आने चाहिए, जो सीनियर साइंटिस्टों के आना चाहिए, वो खाली पड़े हैं। तो उससे क्या परिणाम हो रहा है, ना तो किसानों को अच्छी वेराइटियाँ मिल पा रही है, ना कृषि तकनीक मिल पा रही है, ना वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर की जो तकनीक है, जो खेती के लिए नई नई चीज क्या होती है उनके बारे में पता चल रहा है। कल वो लोग जाके दूसरे राज्यों के बजाय अपने राज्य में मध्य प्रदेश के अंदर तकनीकी को लेके, साइंस को लेके, चाहे रिसर्च को लेके, आप कैसे कंपेयर करोगे मध्य प्रदेश को? हम लोग 10 साल पीछे हैं। हम अदर स्टेट से मैं बात करें तो इस पर हम 10 साल पीछे हैं एजुकेशन में, साइंस को। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिया है। आज एग्रीकल्चर का जो बात कर रहा हूँ कि आज जो एक एग्रीकल्चर में हम पीएटी दे के आ रहे थे तो एक लिमिटेड सीट होती थी। एक बीएससी फर्स्ट ईयर में एक कॉलेज में 80 सीट होती थी एक बैच में, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 400 से 500 सीट होती थी। अभी एक कॉलेज जो दूसरे प्राइवेट कॉलेज रन हो रहे हैं विदाउट एक्रीडेशन आईसीआर के, उनमें एक बैच में 4-4 हज़ार बच्चे ले रखे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को हमारे यहाँ डिटोरेट किया है। तो साइंस ग्रुप को जो है आज कॉलेजेस लग नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंट, अगर आप चाहे होलकर साइंस ले लो, आर्ट एंड कॉमर्स ले लो, सभी जगह डिपार्टमेंट खाली है। और वहाँ पे जैसे आज माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आज हम बात करते हैं साइंस की, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। आज हमारे सब स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहे हैं, आज हमारे एक्सेस दवाइयाँ हो रही है। वो कारण क्या है कि हमने एग्रीकल्चर जो साइंस एजुकेशन है उसको हम चाहते हैं कि वो 5th-6th क्लास से एग्रीकल्चर एजुकेशन भी स्टार्ट हो, जिससे कि साइंस को हमारे मध्य प्रदेश पे फोकस ही नहीं। एक बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के लिए कि यहाँ पर तकनीकी रूप से या रिसर्च की आवश्यकता है कि युवाओं को हर संस्थान के अंदर सुविधाएं मिले, अच्छे प्रोफेसर्स मिले। तो जैसा राधे जी ने कहा है कि हम 10 साल पीछे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। इस पे भी सरकार को अपनी शिक्षा नीति को लेकर, रिसर्च को नीति को लेकर, तकनीकी शिक्षा को लेकर भी विचार करना चाहिए। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने जो कहा कि ऑनेस्ट छात्रों का इसमें नुकसान हो रहा है फर्जी डिग्रियों में, इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए कैसे रोक लगे। ये बात सच है कि सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को लेके कहीं ना कहीं हम सब बहिष्ठ टिका रहता है एक ग्रामीण, एक छोटे परिवार का, कि माँ बाप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी हमारे बेटे को, लेकिन चिंता अब सरकारी नौकरियां कम होती जा रही, प्राइवेट सेक्टर के अंदर की ओर सरकारें ज्यादा ध्यान दे रही है। और दोनों में मैं समझता हूँ कि संतुलन और समानता रहना चाहिए, लेकिन वो टूट रहा है कहीं ना कहीं। और आपने कहा कि पैसों से डिग्री खरीदी जा रही है क्या, तो राज्य सरकारें चुप है। अब ये सवाल तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आपकी छात्रों की आवाज को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने जो संगठन बनाया नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, इन्हीं सब बातों को लेके, इन्हीं आपने अन्याय को लेके, छात्रों को लेके बनाया ये जो रहा आपका पूरा, इसकी मेन कोर फिलॉसफी यही मानते हो कि अन्याय हो रहा है इसलिए यही कोर फिलॉसफी है? इसके अलावा और इसमें क्या आपका सोचना है? इसमें है साहस, संघर्ष और संगठन, और युवाओं में नेतृत्व पैदा करना। मतलब हमारा ये चाहते हैं कि जो आज युवाओं को एक नेतृत्व खड़ा करना है, हमारा सिर्फ छात्र राजनीति या युवाओं में नहीं, वो जब हम आवाज़ उठाए, वो अपने सामाजिक क्षेत्र में जाए, वो चाहे अपने किसानी क्षेत्र में जाए, हम उसमें चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ बने। आज अगर कोई हमारे क्षेत्र में आकर बात करता है कि हम आपको एमएसपी देना चाहते हैं किसानों को, हमारे गांव में आके कोई पार्टी, कुल मिला के हम किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहते, लेकिन युवाओं के पक्ष में ये आवाज खड़ा है और उसमें एक नेतृत्व क्षमता चाहते हैं। अगर नेतृत्व क्षमता विकसित होगी, हम एक ऐसा युवा चाहते हैं जो कहीं न कहीं इस समाज में, इस मध्य प्रदेश की आवाज बने। आज 2.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश में, 40 लाख रजिस्टर्ड। ये संगठन को लेके आपके रंजीत जी कब आपके दिमाग में आया, आप लोगों के, आपके और भी अन्य साथी होंगे जिस कमेटी के,
तो कब आपने सोचा कि ये बनना चाहिए? इसकी शुरुआत कब करी? जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पोस्ट नहीं निकली थी, आंदोलन हमने किया। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुई तो उसमें घोटाला हो गया, और घोटाला होने के बाद हमने सामान्य रूप से कलेक्टर को जाके ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, और भी जिन लोगों को हम जानते थे उस समय उनको ज्ञापन दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा सरकार ये बोलने लगी कि आप लोग ने पढ़ाई नहीं की, आपके नंबर कम आए, इसलिए इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। तब हमने धरना दिया, और धरना देने के बाद जब हम उस लड़ाई को जीत गए, एग्ज़ाम कैंसिल होकर डबल एग्ज़ाम हुई, उसके बाद हमारे पास अनेक छात्रों के फ़ोन आने लगे जो हमको बताने लगे कि हमारे कॉलेज में हमसे फ़ीस ले ली, लेकिन हमको एग्ज़ाम नहीं हो रही है। हमारे कॉलेज में हमसे पहले साल इतनी फ़ीस ली थी, फिर इस पर चिंतन मनन चालू किया। पहले साल इतनी फ़ीस ली, दूसरे साल हमसे इतनी मांग रहे हैं। कौन से साल की बात है ये 2020 में आपने किया। इसकी मेंबरशिप वगैरह आप लोग कैसे करते हैं? ऑनलाइन मेंबरशिप कराते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, कोई भी बन सकता छात्र है जी जी जो पढ़ने वाला जी। उसके लिए भी क्राइटेरिया होगा? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, बस ये है कि वो जिला स्तर पर लीडरशिप कैसे चुनते हो कि ये छात्र है, ये लीडरशिप कर सकता है? जैसे आपने कहा कि हम युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कैसे आप इसको चुनते हो? इसमें जब 2-3 तरह का क्राइटेरिया हमारा ये रहता है कि जब हम आंदोलन करते हैं तो हमारे पास हर ज़िले से कॉल भी आते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं कि हमको भी पद चाहिए, विलनेस। वो ये अपने दूसरे संगठन छोड़ के हमको कॉल करते हैं कि सर हमें कुछ भी, ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते, ये आपस में लड़ते हैं, तो हम आपके संगठन के साथ जुड़ते हैं ताकि हम हमारे लिए भी न्याय के लिए लड़ सकें और हमारे यहाँ भी हम लोग चीज़ें करें। तो हम उनको एक हमारा प्रोफार्मा रहता है, उसमें हम देते हैं कि डिटेल दे, हम समझना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका सोशल मीडिया पे वो किस तरह के विचारों को चलता है, क्या वो छात्र के है कि सिर्फ अपना बेनिफिट देख के यहाँ आया है, समझ में आता है। और फिर वो हमारे आंदोलन में हम कहते हैं कि हमारे साथ कुछ काम कर। तो साप्ताहिक मॉनिटरिंग करते हैं आप, डिजिटल मॉनिटरिंग करते हैं कि महीने में एक बार कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन हम लोग हमारी टीम के साथ जो हमने बना रखे हैं उनके साथ हमारा ग्रुप्स बने रहते हैं, उसमें हम लोग वीक में, हमारी हर वीक में जो है हमारे जो भी मेन मेंबर्स होते हैं उनके साथ कॉल होती है। 15 डेज में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनके साथ करते हैं, और महीने में वीक में एक बार हम लोग उसके साथ बात करते हैं जो हमारी पूरी टीम है, और उनसे चाहते हैं कि वहाँ के मुद्दे क्या हैं, वहाँ के मुद्दों पे बात करें, वहाँ के चीज़ें आएँ, वो जो भी समस्याएं होती है वो आती है, और हमारे लोग फिर उन समस्या को जिले वाइज समस्याएं उठाते हैं। अभी हमने इस SSC एग्जाम्स में था, हम दिल्ली गए थे दोनों, और वहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सारे टीचर्स आए थे, और हम आंदोलन को देखा, वहाँ जिनके मिलेनियर्स में फॉलो थे उनको भी टीचरों को दबा दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने उनको, जब उनके साथ बदतमीजी हुई, तो हमने पूरे मध्य प्रदेश में 15-20 जिलों में हमने यहाँ आके हमने उनके लिए ज्ञापन कार्यक्रम कराया, सभी जगह कोशिश करी। तो हमारे संगठन में ये चाहते हैं कि हम जो भी मुद्दे हों, चाहे प्रदेश के हों या राष्ट्रीय लेवल पर युवाओं के साथ जहाँ भी होता है, हमारी टीम उस पर काम करती है। अगले 6 से 12 महीने में रंजीत राधे, आप लोगों के, आपके संगठन की क्या प्लानिंग है कि जिसको लेके आप सोचते हो कि ये हम प्रदेश के अंदर करेंगे? हम मध्य प्रदेश में 3 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। एक तो पेपर लीक कानून बने, छात्र संघ चुनाव हो, और तीसरा जो भर्ती प्रक्रिया है उसका एक कानून बने। भर्ती प्रक्रिया के कानून के रूप में हमने, जैसे आपको पहले बताया, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि आप जितने भी टोटल पद है उसके 10% पद आप हर साल निकालिए, ताकि हर व्यक्ति जो जिस साल बच्चा पास आउट हो रहा है उसको समान अवसर हर छात्र को मिल सके। पेपर लीक कानून की हम मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक कानून आप इतना कड़ा बनाइए कि उसमें ना केवल कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके हटाना, ना केवल एग्ज़ाम सेंटर को ब्लैक लिस्ट करना, उसके साथ ही जो अधिकारी व्यापम के अंदर बैठे हैं उनको भी समान रूप से उसका दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आनी चाहिए। जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक नीचे वाले कुछ लोगों के विकेट गिरा के हर बार ऐसे ही होगा। पेपर लीक का जो ये क्रम है ये चलता रहेगा। आप व्यापम को पी भी कर देंगे, पीबी से ES भी कर देंगे, राजव्यापी भविष्य के अंदर आंदोलन। तो जितने भी छात्रों को हम जोड़ रहे हैं इन 3 मुद्दों को लेकर। और जो कॉलेज की, आप दोनों से एक सवाल है, क्या भविष्य के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे आप लोग? मध्य प्रदेश के जो चीजें हैं उसको लेकर हम अभी, आप लोग छात्रों की राजनीति, एक तरह से राजनीति है उनकी बात को करना, उनकी बात को न्याय, लेकिन मैं समझता हूँ कि सामाजिक रूप से जब कोई आंदोलनकारी आंदोलन में आता है तो भविष्य में वो सोचता है कि मैं राजनीति में हूँ। तो आप दोनों क्या सोचते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे आप? अभी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो संगठन है, इस माध्यम से हमने जो कुछ मुद्दे चुने हैं
उन मुद्दों को हल कराने के लिए सरकार के ऊपर एक सामाजिक दबाव और छात्रों के दबाव के माध्यम से वो हल हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आगे यदि हमको लगेगा कि इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना है तो वो भी करना चाहिए। कोई चीज़ देश में सबसे बड़ी आज समस्या ये हो गई है कि राजनीति को हीन भावना से देखा जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि राजनीति गुंडे बदमाश और जो गलत तरह के लोग हैं उन्हीं का काम है। लेकिन आप तो गुंडे बदमाश नहीं हो। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जैसे कोई किसी मुद्दे पे बात करता है तो मीडिया और तमाम जो इकोसिस्टम है वो क्या कहता है कि राजनीति कर रहा है, मतलब राजनीति कोई गलत चीज हो गई है। जबकि यदि आप कोई आंदोलन करें तो अधिकारी आपसे आएगा और आपसे बात करेगा, आप तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, कोई राजनीति गलत चीज है क्या? मुख्यमंत्री बने वो किस चीज से बने? मंदिर में वो घंटा कोई- बजाने से थोड़ी बजे। वो भी तो राजनीति राजनीति करके ही बने हैं ना। एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों पे ठप्पे लगाए जाते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि हम लोगों का ये मध्य प्रदेश में जब हमने दिसंबर में नेयू ने आंदोलन किया था एमपीपीएससी को लेकर, उनकी तमाम मांगों को लेकर, उसके बाद हमने सोचे कि 3:30 बजे अधिकारी लोग आए, कलेक्टर, हमारे से आंदोलन, हमारा आमरण अनशन था वो खत्म करवाया। और सुबह हम जाके सीएम ने हमको बुलाया, सीएम से हमारी मुलाकात, सीएम ने हमारी तमाम मांगे मानी। उन्होंने कहा था कि हम 450 पद देंगे, आपकी 2019 से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई दे रही वो दिखाएंगे, ओबीसी का मुद्दा हम सॉल्व करवाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। उसका विपरीत हम सीएम से मिले, हमने पक्ष से मिले, पक्ष से समझ के आंदोलन खत्म किया। आंदोलन खत्म होता है 30, उसके बाद 8-10 दिन का गैप था कि नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आएगा। 31 दिसंबर को जब नोटिफिकेशन आता है तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीएम, जो अपनी जिम्मेदारी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखता है कि हमारी सारी सहमति बन गई, बात बन गई है, वो व्यक्ति जिसको मध्य प्रदेश ऐसा सोशल मीडिया का बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा हुआ है, CM हमारे के, हाँ। सीएम ने घोषणा की हुई है वही। हाँ, और उसके बाद जब रात को आता है तो 110 पद निकाले जाते हैं 450 पद की जगह। और जब हमको रात को 3 बजे हमने वीडियो बनाया और उस वीडियो के माध्यम से जब हमने वापस आह्वान किया आंदोलन का, तो सुबह हमें इसको, मेरे घर से 9 बजे, नया साल था सर, हम भी अपने धर्म को मानते, कहीं पूजा कहीं जा रहे वाले थे, हमको हमारे घर से उठा लिया गया। और हमारे घर वालों को ये बोला गया, इसको मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे साथ है, क्योंकि ये तो रात को 12 बजे मुझे पता चला। हमको वहाँ से उठा ले गया और बोला गया कि आपको भंवरकुआ थाने ले जा रहे हैं। और पता चला हमको 40-50 किलोमीटर दूर लेके गए और दिन भर गाड़ियों में घुमाते रहे, हमको आए नहीं। हमको कुछ जगह तो ऐसे रास्तों पे ले गए जहाँ लग रहा था कि आज ये अपने को मार ही देंगे, कुछ ऐसे बिल्कुल सुनसान रास्तों में, समझ ही नहीं। और हमसे जब रात की 12-1 बजे आए और जब मैंने टीआई से पूछा किस बेस पे मुझे तुम चला रहे थे और मेरी गवाही कार में क्यों ले रहे थे थाने, और वहाँ जब पता चला कि रंजीत भी मेरा साथी है। आप बताइए, सीएम से मिले, उसके बाद ये हुआ। उसके कुछ समय बाद नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे संगठन से बात किया और हमें बुलाया। उस मिलना में आपको एक घटना बता रहा हूँ कि नेता अधिकारियों की मानसिकता बता रहा हूँ। हमको बुलाया, हम, और इसके बाद जो हमें 4 दिन की जेल हुई और सारा घटनाक्रम हुआ और हम लोग 4 दिन जेल भी भुगते। मेरी जॉब चली गई इसी चक्कर में, सरकार ने वहाँ पे कंप्लेन किया है इस चीज़। मैं बैंक में था, क्लस्टर हेड था, कॉर्पोरेट में था, 40 लाख का समथिंग पैकेज था, 2 इंटरनेशनल टूर थे, मैं मतलब वहाँ भी बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की, 12-13 साल का मेरा करियर रहा है। तो उन सब से चीज़ों से मुझे छीन लिया गया। मुझे भी रोजगार के हक की लड़ाई के लिए मैं खुद बेरोजगार हो गया। फिर हमको जब नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने बुलाया, मुद्दे बुलाए, उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं को बुलाया था, तो मुझे भी बात रखना। उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश में आते तो सब दूर हवा हो गई कि ये तो नेता प्रतिपक्ष पार्टी से जुड़े। फिर हम जब कलेक्टर में गए और एक एडीएम से हम मिले तो बोलते क्यों यार, आप तो उनसे मिला है। तो मैंने कहा क्या गुनाह किया, आपके कहने पे हम पक्ष से भी मिले, विपक्ष से भी मिले। तो हमारा ये कहना है कि आज मानसिकता ये बन गई है कि लोगों को राजनीतिक चश्मा दिखाया जा रहा है, राजनीति को गलत तरीके से बताया जा रहा है, जबकि राजनीति ही, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में आना सभी को चाहिए और युवाओं को तो स्पेशल आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारा भविष्य तय करती है। हमारे जॉब से लेके, मेरे एजुकेशन सिस्टम से, मेरा स्वास्थ्य से लेके, मेरी एमएसपी, किसानों की एमएसपी क्या हो गई, ये राजनीति तय करे। आज आंदोलन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में एमएसपी की मांग हो रही है, आज किसान परेशान है, प्याज का भाव आज 5 रुपए किलो होगा, तो कहाँ डिसाइड करें। आज अगर मुख्यमंत्री मान ले कि मैं 20 रुपए किलो से नीचे प्याज ना लूं और एमएसपी से नीचे सोयाबीन ना खरीदूं, तो आज राजनीति तय करे ना। तो ये तो पूरे लोगों को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। और देखिए क्या हो रहा है कि जब अच्छे लोग
क्या हो रहा है कि राजनीति को ऐसा हुआ बना दे कि ये तो कि गलत लोग आ रहे हैं तो अच्छे लोग पीछे चले गए। आज अच्छे लोग जिस तरह से आईएएस की तरह आते, आईएएस की तरह के एग्जाम्स देते हैं, आज 40 लाख जो एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, ऐसे फॉर्म क्यों नहीं भरते? खुद ही भरे, निर्दलीय भरे, क्या दिक्कत है? राजनीति में आना महत्वपूर्ण है। और राजनीति को पार्टी, हम राजनीति का शिकार तो हो ही जाते हैं ना। अगर हमारा मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता कई अच्छे स्कूल्स में, या आज हमारे गाँव में स्कूल्स नहीं है, तो किसके कारण है? राजनीतिक। अगर राजनीति वहाँ पे होती, अच्छी होती और आवाज उठाते गाँव के लोग, तो वहाँ शायद शिक्षक होते। सड़कें आज टूटी फूटी होती, आज जो हमारी देख रहे होंगे क्या हालत हो रखी है हमारे नेशनल हाईवे की, हम लोग बुरी तरीके से भ्रष्टाचार। और अगर ये राजनीतिक रूप से सब मजबूत होते तो शायद ही बहुत मजबूत। तो राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं, और सभी को आना चाहिए। और युवाओं को मैं 28 में ये भी आपके इस मंच से, आपने जो मंच बनाया और आज हमारे दिल की आवाज़ आप सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं से 2028 में आह्वान करता हूं, और इसकी चेतना हम लाएंगे कि राजनीति में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं को 15-15 हज़ार और बिहार में ये जिस तरह से लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं, हम चाहते हैं अगर युवा भी इसी तरीके से अपना वोट बैंक बना लेगा और समझ लेगा, तो शायद है कि अगला चुनाव युवाओं के माध्यम से ये चुनाव लड़ा जाएगा। और 2.5 करोड़ युवा है जो इस मध्य प्रदेश की राजनीति को बदल सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ मध्य प्रदेश घोटालों और झूठे वादे, क्योंकि सीएम भी सबसे बड़े झूठे, राजनीतिक बात नहीं कहना पाइए, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, हम भुगते हैं हमारे संगठन के माध्यम से। देखिए, ये आप छात्रों की भावना है और आपने संघर्ष किया, आप जेल गए और पूरी प्रदेश की छात्रों की बात करी। निश्चित तौर से आपकी बातें कई जायज है। दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राधे जी, रंजीत जी, इस जनपक्ष में आए। और आपने एक बात तो साफ कर दी कि युवा उम्मीद नहीं करता, अपना हक मांगता है। ये स्पष्ट है कि आपकी जो बातों से स्पष्ट है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे, आपका जो अधिकार है युवा का, वो हक की बात है। और भगत सिंह जी ने कहा है कि शरीर मर सकता है लेकिन विचार नहीं मर सकते। तो ये एक विचार है इन युवाओं के, और जिन्होंने एक शुरुआत करी है अपने छात्र जीवन से, छात्रों की बात को लेके, छात्र चुनाव को लेके, छात्रों को हक मिले और एक लोकतंत्र की ट्रेनिंग की शाला है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होते थे। निश्चित तौर से एक उम्र में होती है, उस उम्र में एक आग होती है, उसमें अन्याय के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है। अगर उस आग को हम सही दिशा न देंगे, इन छात्रों को सही दिशा नहीं देंगे, तो भविष्य की राजनीति की जो हम नींव रखते हैं युवाओं को लेके, वो नींव हमारी कमजोर होगी, इस प्रदेश की, इस देश की। निश्चित तौर से राजनीति में, जैसे आप दोनों ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि राजनीति को गलत तरीके से देखा जाता है, गुंडे बदमाशों की जाती है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। राजनीति एक सामाजिक क्षेत्र है। अगर आप कहीं तालाब बना रहे हो, सड़क ला रहे हो, स्कूल ला रहे हो, किसी अन्याय, किसी गरीब की बात कर रहे हो, तो वो एक आप सामाजिक रूप से उसकी बात कर रहे हो। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी। सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, इन युवाओं की बात को, इन युवा वर्ग की, प्रदेश के जो 2.5 करोड़ युवा लगभग आपने बताए, इनकी बात पे चिंतन मनन करना चाहिए। अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये इन युवाओं की बात जनपक्ष के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई, एक संवाद आप तक हमने इन लोगों से किया और संवाद की चर्चा आप तक पहुंचाई। मैं समझता हूं कि सरकार इस पे विचार करेगी। तो जनपक्ष में हम फिर दोबारा एक नई शख्सियतों से मिलेंगे, ऐसी अनदेखी आवाज जो हर वर्ग की, हर समाज की, या हर उस छोटे व्यक्ति की जिसको न्याय की आवश्यकता है। फिर आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जनपक्ष विद उमंग सिंगार। धन्यवाद।